दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ग 15 के तत्व अर्थात नाइट्रोजन परिवार के तत्व। यदि हम बात करें वर्ग 15 में पाए जाने वाले तत्वों की तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इन सभी तत्वों को हम बोलेंगे वर्ग 15 के तत्व, क्योंकि ये सभी तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 15 में रखे गए हैं। तो यदि हम बात करें वर्ग 15 के तत्वों की तो इसमें सबसे पहला तत्व नाइट्रोजन है, इसलिए वर्ग 15 के तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वर्ग का प्रथम तत्व नाइट्रोजन है। वर्ग 15 के तत्वों को एक और नाम से जाना जाता है, आइए मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो वर्ग 15 के तत्वों को निकोजेन के नाम से भी जाना जाता है। निकोजेन का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य है दम घोटने वाला पदार्थ, अर्थात वर्ग 15 के तत्वों से कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं या कुछ ऐसे यौगिक बनते हैं जो कि दम घोटने वाले होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है निकोजेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें क्यों नाइट्रोजन परिवार कहते हैं या फिर इन्हें निकोजेन क्यों कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व यानी वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य लक्षण की। तो आइए बात करते हैं इनके सबसे पहले गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। यदि हम बात करें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आइए देखते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3। वही बात करें हम फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो आप चाहे तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, बट यहाँ पर इन दोनों से ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका सबसे बाहरी जो कोष है वो दूसरा है और इसके बाहरी कोष में यानी कि 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यस में 2 और p में 3 हैं। उसी तरह फास्फोरस का देखेंगे तो इसका बाहरी कोष तीसरा है और तीसरे कोष में है 3s2 3p3। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर है कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 होता है। यहाँ पर n क्या है? n क्या है? वह है कोष की संख्या। और यही बात करें हम संयोजकता कोष तो संयोजकता कोष जो होता है किसी भी कोष का सबसे बाहरी जो कोष होता है उसको हम बोलते हैं संयोजकता कोष। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके वाह्यतम कोष का जो s उपकोष है वो पूर्ण भरा हुआ है, जबकि इनके जो वाह्यतम कोष p है, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए जो p उपकोष है वो अर्धभरित है। मतलब कि जो वर्ग 15 के तत्व हैं तो इनके सबसे बाहरी कोष s जो होते हैं वो पूर्ण भरे होते हैं और जो p होते हैं वो अर्धभरित होते हैं। अर्धभरित क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वर्ग 15 के तत्वों के जो p उपकोष है उसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। और अर्धपूरित p उपकोष होने के कारण जितने भी वर्ग 15 के तत्व होते हैं वो बहुत अधिक स्थायी यानी कि अति स्थायी होते हैं। आइए चलते हैं अगले गुणों की बात करते हैं। तो हमारा अगला गुण है परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो यदि हम बात करें वर्ग 15 के तत्वों की तो जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो परमाणु होता है उसकी परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। तो किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ग 15 की तो नाइट्रोजन से लेकर नीचे की तरफ बिस्मथ की ओर जाने पर जो परमाणु त्रिज्या होगी वो बढ़ती जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन का जो आकार होगा यानी कि जो परमाणु त्रिज्या होगी वो सबसे छोटी और जो बिस्मथ की परमाणु त्रिज्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। यानी कि अगर वर्ग 15 में हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटी और बिस्मथ की बड़ी। अब ऐसा क्यों है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा तो नाइट्रोजन में केवल आपको 2 कोष दिखाई दे रहे हैं, जबकि फास्फोरस में आपको 3 कोष दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं आपको नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या बनाकर दिखा देता हूँ और फास्फोरस की भी परमाणु त्रिज्या बनाकर दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के केवल 2 कोष है, ठीक है, और ये बीच में है नाभिक जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। वही हम देखते हैं कि फास्फोरस में ये बीच में है नाभिक, इसमें आपको 3 कोष यानी कि 3 कक्षाएं दिखाई दे रही होंगी। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो कोष होते हैं कोषों की संख्या बढ़ती जाती है।
तो नाइट्रोजन में 2 कोष है, तो फास्फोरस में 3 कोष होगा। उसी तरह आर्सेनिक में 4 कोष होगा। और जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि इसमें केवल 2 कोष हैं। और फास्फोरस की परमाणु त्रिज्या बड़ी है क्योंकि इसमें 3 कोष है। तो इस प्रकार से हम इसका कारण लिख सकते हैं। क्या कारण लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नए कोषों की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। तो यही कारण नाइट्रोजन परिवार के साथ होगा, यानी कि वर्ग 15 के साथ भी होगा कि जैसे जैसे हम वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। यदि हम नाइट्रोजन परिवार के परमाणु त्रिज्या का चार्ट देखें तो नाइट्रोजन का होगा 70 पिकोमीटर, फास्फोरस का 110, आर्सेनिक का 121, फिर 141, फिर 148। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक की जो परमाणु त्रिज्या है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन उसके बाद अगर आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर देखें तो परमाणु त्रिज्या में जो वृद्धि हुई है वो बहुत कम हुई है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसका रीज़न जानते हैं। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि प्रेक्षित होती है, जबकि आर्सेनिक से बिस्मथ तक जो सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारी सदस्यों में पूर्ण भरे हुए डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डी और एफ उपकोष हैं उनका जो परिरक्षण प्रभाव है, यानी कि जो शिल्डिंग इफेक्ट है, वह अत्यधिक दुर्बल होता है। तो इस वजह से जो नीचे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है वो बहुत कम होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है उसमें वृद्धि अधिक होती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि नीचे वाले जो तत्व हैं इनमें डी और एफ कोष पाए जाते हैं और डी और एफ कोष का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो बहुत दुर्बल होता है। तो आइए समझते हैं कि परिरक्षण प्रभाव यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो परमाणु के जो नाभिक है उसके और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल होता है वो उसके मध्य में पाए जाने वाले कोष के द्वारा क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। यानी कि परमाणु नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच जो पाए जाने वाले कोष हैं, कक्षाएं हैं, वो क्या करती हैं कि नाभिक और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है उसे कुछ कम कर देती हैं। और इसी प्रभाव को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट। परंतु जो डी और एफ उपकोष हैं ये क्या कहते हैं कि परिरक्षण प्रभाव को कम कर देते हैं। यदि डी और एफ उपकोष होता है तो ये नाभिक और बाह्य कोष के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है उसे कम कर देता है। यानी कि जो आकर्षण है वो कम होगा और आकर्षण कम होने के कारण परमाणु में जो संकुचन है कम होगा और संकुचन कम होने के कारण परमाणु त्रिज्या में जो कमी आती है वो कम हो जाती है। अब यदि हम बात करें आवर्त में, तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या जो होती है दाएं से बाएं जाने पर घटती है। यानी कि जब भी हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं जो होती हैं वर्ग 17 तक घटती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्यों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खड़े कॉलम है इनको हम बोलते हैं वर्ग, और ये जो 36 पंक्तियां हैं इन्हें हम बोलते हैं आवर्त, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पीरियड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 36 कॉलम है जिसे हम बोलते हैं आवर्त, और 18 खड़े कॉलम है जिसे हम बोलते हैं वर्ग। तो आप 18 खड़े कॉलम देख सकते हैं यहाँ से लेकर, तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे। वर्ग 13 है बोरान परिवार, वर्ग 14 है कार्बन परिवार, वर्ग 15 है नाइट्रोजन परिवार, वर्ग 16 है ऑक्सीजन परिवार। तो आइए आवर्त में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्यों घटता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4। यदि आप इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो कार्बन में आपको 2 कक्षाएं, नाइट्रोजन में भी आपको 2 कक्षाएं और ऑक्सीजन में भी आपको 2 कक्षाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि ये सभी तत्व जो हैं एक ही आवर्त के हैं और इनके परमाणु क्रमांक क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जैसे कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो इनके परमाणु क्रमांक तो बढ़ हैं लेकिन इनमें नई कक्षाएं नहीं जुड़ रही हैं, यानी सब तीनों में आपको सिर्फ 2 कक्षाएं ही देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब तीनों में समान कक्षाएं यानी 2 ही कक्षाएं हैं
तो इनकी परमाणु त्रिज्या घट क्यों रही है? परमाणु त्रिज्याएं तो बराबर होनी चाहिए, परंतु आप देखेंगे कि कार्बन की परमाणु त्रिज्या कुछ बड़ी, नाइट्रोजन की कुछ और छोटी और ऑक्सीजन की कुछ और छोटी होती जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन से लेकर ऑक्सीजन तक जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कार्बन में p में 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 3 है और ऑक्सीजन में 4 है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा है इनमें प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कि कार्बन में आपके प्रोटॉन की संख्या होगी 6, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या होगी 8। तो जैसे कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल अधिक लगाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? अधिक है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो यहाँ पर धनावेश भी अधिक होगा, और जब धनावेश अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। वहीं अगर नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, इनमें बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी तो बराबर है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर क्या हो गया? नाइट्रोजन में कम हो गया। तो जब प्रोटॉन कम हुआ तो धनावेश कम हुआ, और धनावेश कम हुआ तो इनके बीच आकर्षण क्या हो गया? कम हो गया। उसी तरह कार्बन में भी है, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाभिक पर धनावेश अधिक है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक खींचता है, जिसके वजह से जो परमाणु है वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, और परमाणु के सिकुड़ने से जो त्रिज्या होगी घट जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वह बढ़ जाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की ओर झुकते हैं, और नाभिक की ओर झुकने के कारण जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घट जाती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े हैं, जब इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो परमाणु त्रिज्या क्यों घट रही है? तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये तो सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में है, यानी कि इन 2 कोश में है। तो जब इन 2 कोश में ही है तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ है तो वो समान रूप से सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रभावी है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आइए नोट्स के फॉर्म में मैं आपको बता दूं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे हम बोलते हैं जेड इफेक्ट, उसका मान बढ़ता जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्ट के कारण क्यों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इस प्रकार हम नाइट्रोजन परिवार के लिए लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार यानी कि वर्ग 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या कार्बन परिवार यानी कि वर्ग 14 के तत्वों से छोटी, परंतु ऑक्सीजन यानी कि वर्ग 16 के तत्वों से बड़ी होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन परिवार है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु त्रिज्या होगा यानी कि नाइट्रोजन परिवार की जो परमाणु त्रिज्या होगी वो कार्बन परिवार से छोटी, परंतु ऑक्सीजन परिवार से क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या होती है बाएं से दाएं घटती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यह जो रूल है केवल समान आवर्त में ही लगेगा, अलग अलग आवर्त के लिए यह रूल काम नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले गुण की, जो कि है आयनन इंथैल्पी, जिसे हम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या होता है आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो किसी गैसीय परमाणु से, यानी कि कोई परमाणु है जो कि गैसीय अवस्था में है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई गैसीय परमाणु के वाह्यतम कोश से, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमेशा बाहरी कोश से ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो वाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी यानी कि आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको समझा देता हूँ।
जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा। और जब नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होगा तो हम कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। परंतु यदि परमाणु त्रिज्या छोटी है तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक होगा, और आकर्षण बल अधिक होगा तो हमें अधिक ऊर्जा खर्च करके उस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि त्रिज्या के बढ़ने से जो आकर्षण बल है वो घटता जाता है। तो किसी भी वर्ग की बात करें, यहाँ पर जैसे कि हम बात करें वर्ग 15 की, तो जब भी हम वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। परंतु यही बात करें हम आवर्त की, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और परमाणु त्रिज्या घटने के कारण जो आयनन ऊर्जा का मान है वो बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हम बात करें वर्ग 15 की तो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, जिसके कारण जो आयनन ऊर्जा का मान है वो बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन परिवार की जो आयनन ऊर्जा होगी वह वर्ग 14 से अधिक। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा है वो वर्ग 16 से भी अधिक होगा। अब इसका कारण क्या है ये भी जान लीजिए, ये अपवाद भी है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इनमें पी उपकोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी में हम जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इनमें क्या होते हैं, 3, यानी कि इनके जो पी उपकोष है वो अर्धभरित है। और अर्धभरित यानी कि आधा भरे होने के कारण इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बहुत अधिक स्थायी होता है, और बहुत अधिक स्थायी होने के कारण इनका जो आयनन ऊर्जा का मान है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि स्थायी तत्वों से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरी बार निकालते हैं तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तीसरी बार निकालते हैं तो तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो इस तरह से आयनन एंथैल्पी होती है। और आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यानी कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान द्वितीय से कम होता है और द्वितीय का मान तृतीय से कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों होती है आप क्लास 11 के नोट से पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि किसी परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो जब दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो उस सहसंयोजक बंध में जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर जब खींचा जाता है तो यही गुण कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर आंशिक ऋणावेश यानी कि डेल्टा निगेटिव होता है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उस पर आंशिक धनावेश यानी कि डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ए और बी आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जो बी परमाणु है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो वो क्या कर रहा है कि परमाणु ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और आकर्षित क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश है जिसे हम डेल्टा निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ए जो है ए परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसके पास आंशिक रूप से धन आवेश है, इसलिए इसे हम डेल्टा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम नाइट्रोजन परिवार की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो जब भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब कि नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होगा।
तो जब नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता तो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कैसे आकर्षित कर सकता है। इस कारण जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो भी घटती है। तो ये था विद्युत ऋणात्मकता। तो आने वाले वीडियो में हम नाइट्रोजन परिवार के जितने भी लक्षण हैं यानी कि उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम और भी विशेषताओं के साथ नाइट्रोजन परिवार के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपके शेयर करने से वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल SM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारे चैनल द्वारा इस तरह की वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।